हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के रिमेनिंग पोर्शन की, जो कि मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से था। आज के स्पेशली सब सेशन में हम सिर्फ मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटाबॉलिज्म होता क्या है ये देखते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन दैट अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये बनता है बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का चेंज होना हमारी बॉडी के अंदर। बायो मीन्स यहाँ पे होता है लिविंग सिस्टम दैट इज अवर बॉडी, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस। तो कोई भी ड्रग अगर हम इनटेक कर रहे हैं, उसका एक्शन आ चुका है, तो अब वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। एक्सक्रीट और एलिमिनेट होने के लिए उसको सबसे पहले मेटाबोलाइट होना पड़ेगा। मीन्स उसको अपने पार्टिकल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। सपोज अगर वो नॉन आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पे नॉन आयनिक है, तो वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो लिपिड इनसॉल्युबल हो जाएगी। अगर वो नॉन पोलर है तो वो पोलर हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो तीनों कैटेगरी है, दैट इज नॉन आयनिक, लिपिड सॉल्युबल, नॉन पोलर, इसका कन्वर्सेशन हो रहा है इसके अपोजिट कैटेगरी में। मींस नॉन आयनिक से आयनिक का बनना इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, लिपिड सॉल्युबल से लिपिड इनसॉल्युबल का बनना इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन पोलर से पोलर इज ऑल्सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। ये तीनों प्रोसेस क्यों हो रही हैं? बिकॉज जब हम ड्रग इनटेक कर रहे हैं, वो अपने इन तीनों फॉर्म में है। आइदर वो नॉन आयनिक है, लिपिड सॉल्युबल है और नॉन पोलर है, तो वो तब तक हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रेवल करती रहेगी। मेटाबोलाइट और एक्सक्रीट होने के लिए उसको इस चेंजेस से अपना दूसरा चेंज लाना पड़ेगा। तो जो वो नॉन आयनिक थी तो आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो अपने फॉर्म से हट जाएगी, अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से चेंज हो जाएगी, तो वो दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। और जब वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी। सो बेसिकली केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर मेटाबॉलिज्म इज लीवर। यहाँ पर हम देखते हैं जो लीवर होता है, बेसिकली 99% हमारी जो ड्रग्स हैं वो लीवर में मेटाबोलाइट होती हैं। सबसे पहले क्योंकि लीवर में जितने भी एंजाइम्स हैं, वो जितने भी एसेंशियल एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे लीवर में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ फूड के साथ साथ, न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी ड्रग का भी मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मीन्स डाइजेशन हो जाता है। कुछ रिमेनिंग पोर्शन जो बचे रह जाते हैं, जो रेयरली होते हैं, उसमें बेसिकली हमारी किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा आते हैं। कुछ पोर्शन हमारी ड्रग्स के ऐसे भी होते हैं जो थ्रू किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, मेटाबोलाइट होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, जो उसका आउटकम आ रहा है। मेटाबॉलिज्म तो हो गया, बट मेटाबॉलिज्म का आउटकम क्या है, मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है? उसके 3 रीजन होते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जो इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग, यहाँ पर एक्टिव ड्रग बाद में है, इनएक्टिवेशन पहले है। मतलब जो भी हमारी एक्टिव फॉर्म की ड्रग हैं, जो भी, सपोज पहले एक चीज हम ये क्लियर कर लेते हैं, जो भी हम ड्रग इनटेक कर रहे हैं, मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, नॉर्मली फॉर्म में वो क्या है, एक टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है। बट इन फार्मेसी, एज अ बीइंग अ फार्मासिस्ट स्टूडेंट, हमें ये देखना है कि वो जो सब्सटेंस है उसका एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर का एक IUPAC नेम है। क्या है? IUPAC नेम। IUPAC नाम है उसका। ओके, इस IUPAC की स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी, इस
एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, रिंग होंगे, बॉन्ड होंगे, इसके स्पेसिफिक साइट पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। तो यही एक IUPAC कंपाउंड जो होता है हमारी मेडिसिन होती हैं। तो जब कोई भी मेडिसिन हम इनटेक कर रहे हैं तो वो अपने एक हमें सपोज करना है वो एक IUPAC नेम का एक सब्सटेंस है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कुछ बॉन्ड है, स्ट्रक्चर है, रिंग है, चेन है, जो भी चीजें हैं केमिस्ट्री में है। ओके, तो उसको सबसे पहले एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होना है जिसकी वजह से वो अपना एक्शन शो कर पाए। जैसे कि अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो सॉल्युबल ही रहे, अगर उसे इनसॉल्युबल होना है तो वो अपने टाइम पे इनसॉल्युबल हो जाए, आयनिक है या नॉन आयनिक है, ये सारी चीजें एक मेटाबॉलिज्म के लिए और अपनी एक्टिविटी के लिए दोनों के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म का 90% रोल होता है वो ये होता है, जो भी हमारी एक्टिव ड्रग हैं आफ्टर बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर, आफ्टर शोइंग देयर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, वो इनएक्टिव हो जाएं, मतलब इनएक्टिव फेज में चली जाएं और इनएक्टिव में जाने के बाद वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएं, एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो वो कई भी रीजन से हो सकते हैं जो कि हमने भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। उसके बाद एक इसी का दूसरा प्रोसेस भी होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म का एक दूसरा प्रोसेस भी है, दूसरा रिजल्ट भी है, जिसमें एक्टिव मेटाबोलाइट से फिर से एक्टिव ड्रग बन जाती हैं। मतलब कि कोई भी मेडिसिन हम इनटेक कर रहे हैं वो हमारे GIT में गई, उसके बाद हमारे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में गई, लीवर में जाने के बाद वो मेटाबोलाइट तो हो गई बट उसका जो प्रोडक्ट बना, जो सब्सटेंस बना, वो भी एज अ ड्रग की तरह ही काम कर रहा है। मतलब कि जो एक हमने फॉर्मूला लिया था, एक IUPAC लिया था और इस IUPAC से एक और एक्टिव IUPAC सब्सटेंस बन गया जो कि लिपिड सॉल्युबल ही है, नॉन आयनिक ही है और जो भी उसकी प्रोसेस है वो वैसा ही है जैसा एक डिजायर सब्सटेंस का होना चाहिए अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए। देन लास्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। ये थोड़ा सा न्यू है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव का ड्रग मतलब होता है कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही लेस स्टेबल होती हैं, या हम ये कह सकते हैं वो हमारे GIT के pH को टॉलरेट नहीं कर सकती हैं, या फिर वो एब्जॉर्प्शन में कुछ प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो उन ड्रग को हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहे, कि जब वो हमारे ड्रग स्टमक में जाएं, हमारे सर्कुलेशन में जाएं और फिर लीवर से जब कांटेक्ट करें उसके बाद उनमें जो चेंजेस होंगे, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उनका, वो इनएक्टिव से एक्टिव में होगा। हमने ड्रग तो ली थी वो इनएक्टिव फॉर्म की थी, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं थी, बट जैसे ही वो लीवर में जाती है, मेटाबोलाइट होती है, वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। मतलब पहले तो वो ड्रग किसी काम की नहीं थी, उसके बाद जब उसका फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हुआ तो वो एक्टिव हो गई, हमारा डिजायर सब्सटेंस मिल गया। और इन्हीं इनएक्टिव ड्रग्स को हम प्रोड्रग के नाम से जानते हैं। ओके, आगे चलते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। अब जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये किसी ना किसी रिएक्शंस की वजह से ही हो रहे हैं, एज ये एक केमिकल चेंजेस ही हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में होती है, या 2 चीजों में 2 पाथवे में होती है। फर्स्ट इज अ नॉन सिंथेटिक, जिसको हम फेज 1 भी बोलते हैं। फेज 1 मतलब सबसे पहले होने वाली रिएक्शन। और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, सपोज एल्कोहल ग्रुप हो, सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर चेंजेस होते हैं। और एक्सेट्रा, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, एस्टर, सारे सब्सटेंस मिलके ही तो हमारी ड्रग को फॉर्म करते हैं। तो उसके बाद सेकेंड सिंथेटिक एंड फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 जो कि अपने नाम से ही है, ये फेज 1 के बाद होने वाली रिएक्शन है।
और इन्हीं को कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ पर होता है जो नॉर्मली केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब एक ड्रग का दूसरे मतलब एक IUPAC नाम में किसी दूसरे मॉलिक्यूल का या किसी दूसरे सब्सटेंस का कॉन्जुगेट हो जाना, एक दूसरे से मिक्स हो जाना, टाई अप हो जाना, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप आके इसमें ऐड हो जाता है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। और ऊपर वाले में डिलीशन मतलब निगेटिव मतलब वहां से फंक्शनल ग्रुप हट रहे हैं, और नीचे वाले में कोई ना कोई एक ग्रुप ऐड हो रहा है। तो चाहे फंक्शनल ग्रुप हटे, चाहे दूसरे अननेसेसरी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो या कॉन्जुगेशन बॉन्ड बने, इन दोनों से ही हमारे जो भी एक स्पेसिफिक IUPAC नाम है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वो चेंज हो गया मतलब उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बदल जाएगी, फार्माकोडायनेमिक्स बदल जाएगी, फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज हो जाएगी। वो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो अब अपने दूसरे फॉर्म में आ जाता है, जिसकी पहचान उसके पहले आइडेंटिफिकेशन जो है पहले मॉलिक्यूल की तरह नहीं होती है। तो इसको हम क्लोज से समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है। जीनोबायोटिक का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, एंटीबायोटिक्स हो, एनाल्जेसिक हो, कुछ भी हो जो हम इनटेक कर रहे हैं किसी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले वो अगर हम ओरली ले रहे हैं, सपोज अगर वो ड्रग हमारे ओरल रूट से जा रही है, ओके, ओरल रूट, अगर वो हमारे ओरल रूट से जा रही है तो सबसे पहले वो GIT में जाएगी। GIT में जाने के बाद उसका वो अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, टूट जाएगी। उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद वो हमारे हेपेटिक सर्कुलेशन में जाएगी। हेपेटिक सर्कुलेशन मीन्स लीवर में जाएगी। उसके बाद वहां पे जैसे ही जाएगी तो लीवर में कई सारे एंजाइम्स हैं जहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती हैं, लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। ये सारी फेज 1 की रिएक्शन है। ओवरऑल हमें ये समझना है कि जब भी कोई जीनोबायोटिक सब्सटेंस हमारे हेपेटिक सर्कुलेशन में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, तो वो सबसे पहले फेज 1 से मिलेगा। सबसे पहले फेज 1 से उसकी मुलाकात होगी। फेज 1 के थ्रू, फेज 1 में जितनी भी रिएक्शंस आती हैं, इन रिएक्शंस के थ्रू उसका थोड़े बहुत पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, थोड़े बहुत अल्टरेशन होंगे। कुछ अल्टरेशन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी एक्टिव फॉर्म एक्टिविटी नहीं खोते हैं, तो दोबारा से वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले गए और फिर वो अपना एक्शन शो करते हैं, जो भी उनका डिजायर एक्शन है। वहां से आने के बाद वो फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू हेपेटिक में आते हैं और उसके बाद वो फेज 2 से मुलाकात करते हैं। पहले उनकी फेज 1 से रिएक्शन हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब ये वाली रिएक्शंस दोबारा नहीं होंगी। अब फेज 2 की रिएक्शंस होंगी। जो फेज 2 में जो जो भी रिएक्शंस आती हैं उनके थ्रू, उनमें से किसी भी एक के थ्रू उनका एक सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पे जो हमने इनटेक किया था उसके बाद वो एक नए फॉर्म में बना और फिर एक तीसरा फॉर्म उसने लिया जिसको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट बोल रहे हैं। प्राइमरी ये है जो हमारी बॉडी के अंदर ही फॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है। उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे किसी यूजफुल नहीं होता है। अगर सपोज वो लाइपोफिलिक है तो वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन आयनिक है तो आयनिक में हो जाएगा। लिपिड इनसॉल्युबल है, सॉरी लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड इनसॉल्युबल में हो जाएगा। ओवरऑल उसको हमें अपने किडनी से रिलीज करना है कि वो उसका दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन ना हो सके। तो इस पूरे पाथवे का एक मेन जो सर्कमस्टांसेस है, जो मेन रोल है, वो सिर्फ इतना है, जो लाइपोफिलिक ड्रग है, लाइपोफिलिक ड्रग हैं जो एक्सक्रीट नहीं होती हैं, उनको हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। सो मेटाबॉलिज्म और बायोट्रांसफॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कोई भी लाइपोफिलिक सब्सटेंस है उसको हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। अब चाहे वो फेज 1 के थ्रू हो, चाहे फेज 2 के थ्रू हो, चाहे दोनों फेज इन्वॉल्व होके हो।
वो उस ड्रग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नॉन सिंथेटिक मतलब फेज 1 रिएक्शंस की, कि फेज 1 में एक्चुअली में रिएक्शंस होती कौन कौन सी हैं। तो फेज 1 में सबसे पहले हमारी ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। इनके नाम जितने इजी हैं ये रिएक्शंस भी उतनी ही इजी हैं और ये सबको मालूम है, बेसिक्स हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऐड होना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऐड होना, या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निकल जाना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सपोज कोई भी हमारी ड्रग है, पैरासीटामोल है, सॉरी पैरासीटामोल नहीं ले सकते क्योंकि वो दूसरी प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट होती है। कोई भी हमारी ड्रग है, सब्सटेंस है, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो वो अपने एक फॉर्म से टूट जाएगी, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो यूजफुल नहीं रहेगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो चुकी होंगी और उसी की वजह से वो ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकेंड वन इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं या डी अटैच होते हैं। ओके, हाइड्रोलिसिस एज इसके नेम में ही पता चल रहा है, हाइड्रोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल से अगर किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन हो रही है तो उसकी वजह से कोई दूसरा एसिड और बेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में पढ़ा था कि एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होती है तो उसके साथ वाटर और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जस्ट वाइस वर्सा हो रहा है, यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस हो रही है सॉल्ट की, क्योंकि हमारी जो ड्रग है वो एक सॉल्ट फॉर्म में है, सॉल्ट की जब एक हाइड्रोलिसिस होगी तो वो वापस से एसिड और अल्कोहल में डिवाइड हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसकी वजह से एसिड अलग एक्सक्रीट हो जाएगा और अल्कोहल अलग एक्सक्रीट हो जाएगा। साइक्लाइजेशन का मतलब है कोई भी कंपाउंड जो चेन फॉर्म में है, स्ट्रेट फॉर्म में है, उसका साइकिल फॉर्म में बन जाना। ओके, एक साइकिल फॉर्म बना लेगा, उसकी वजह से भी उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आ जाएंगे जिसकी वजह से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। और डीसाइक्लाइजेशन का मतलब होता है जो ऑलरेडी साइकिल फॉर्म में है, ऑलरेडी रिंग फॉर्म में है, सपोज बेंजीन रिंग है, इसको अपने चेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। मतलब इसकी जो साइकिल थी, 6 मेंबर कार्बन की जो रिंग थी, अब वो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो जब यहाँ चेन का फॉर्मेशन हो रहा है इस डीसाइक्लाइजेशन, चेन से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इस साइक्लाइजेशन। तो बेसिकली जो फेज 1 की रिएक्शन होती है वो सिर्फ ये 5 ही होती हैं, इसके अलावा और कोई भी रिएक्शन नहीं है जो फेज 1 में आए। सो आप अगर फेज 1 की रिएक्शंस के नाम याद कर लेते हैं तो फेज 2 में आपको आसानी होगी, क्योंकि जो भी रिमेनिंग रिएक्शंस हैं जिनके नाम यहाँ नहीं दिख रहे हैं वो ऑलरेडी फेज 2 की रिएक्शन है। सो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन, इतना याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो बस इतना ही हमें याद रखना है कि ये फेज 1 है और इसके बाद जो भी रिमेनिंग है वो फेज 2 की रिएक्शंस है, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर है फेज 2 की कुछ रिएक्शंस, जैसे कि ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ग्लूकुरोनाइड एसिड आके कॉन्जुगेट कर जाता है उस सब्सटेंस से। एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन एंड ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन एंड मेनी मोर्स, और भी हैं जो कॉन्जुगेशन फॉर्म में रहते हैं। इसमें सीधा जो भी सल्फेट कॉन्जुगेशन है मतलब कि एक सल्फेट ग्रुप वहां पे ऐड हो जा रहा है, जिसकी वजह से चेंजेस हो जा रहे हैं उस सब्सटेंस में और वो अपनी प्रॉपर्टी से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है और वहां से वो एलिमिनेट हो जाएगा। इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, पर आगे उससे पहले हम देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। मेटाबॉलिज्म सिर्फ हमारे रिएक्शंस और कन्वर्जेशन से ही नहीं है, कुछ और भी इसमें पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि माइक्रोसोमल एंजाइम,
नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इनहिबिटर, हॉफमैन एलिमिनेशन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो ये बहुत ही थोड़ा सा बेसिक्स है, इसको एक बार समझना है और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत थ्योरेटिकली नहीं है, बट चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज हैं, जो लाइफ लॉन्ग जितने टर्म आपकी कोलॉजी चलेगी उतने टाइम तक ये सारी चीजें आपको रिकॉल करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो इन सबको भी हम वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आगे देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, कुछ एंजाइम्स हैं जो हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किए हैं। वो इतने सारे रीजंस हैं जिनके वजह से वो अफेक्ट हो जाते हैं। फॉर डायबिटीज पेशेंट हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एज फैक्टर, जेंडर फैक्टर, प्रेगनेंसी फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एंजाइम्स को मॉडिफाई कर देते हैं। तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म उन ड्रग्स का नहीं हो पाता है, या फिर वो ड्रग बिना एक्शन दिए ही मेटाबोलाइट हो जाती हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।